नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आप एनसीटी 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट रोड मैप आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अभी से आपको शुरुआत करनी है और एग्जामिनेशन तक आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे आपको रिवीजन करना है, नोट्स मेकिंग कैसे करना है, डोमेन आपका जीटी टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस क्या है, कैसे कवर करना है, ये तमाम चीजें आपको बताने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में। तो अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहते हो आईआईटी, एनआईटी, आरआई, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लास्ट तक इसको देखेगा, आपको जीरो से एकदम हीरो तक पहुंचे, हीरो बनने का पूरा रोड मैप यहाँ पे देने वाले हैं। चलो, अभी आपके दिमाग में बहुत सारा आगे, अभी अगर आप शुरू कर रहे हो ना एग्जामिनेशन की तैयारी, एनसीटी की तैयारी, तो आपके मन में अभी बहुत ना कंफ्यूजन होगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगा दिमाग में कि कैसे हम शुरू करें, टाइम वेस्ट हो रहा होगा, रील देख रहे होगे बैठ करके, लो स्कोर मतलब ऐसा डर लग रहा होगा कि आगे चल के लो स्कोर आएगा, होगा क्रैक नहीं होगा, सेल्फ डाउट होता होगा कई बार कि भाई मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बच्चे तो इस बार एग्जामिनेशन दिए होंगे, उनका हो सकता है कि एग्जामिनेशन इस बार बढ़िया अच्छे अंकों से क्रैक ना हुआ हो, तो वो तो बेचारे एकदम सेल्फ डाउट में होंगे। कई बार रहते हैं कि भाई हमारा इस बार मैं ड्रॉप लेके तैयारी करूंगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो अभी बहुत दिमाग में आपके बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, इस वीडियो के बाद आपके काफी सारे सवाल इसमें खत्म हो जाएंगे। और जो ड्रॉप ईयर को लेकर के मन में डाउट है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको एक तो स्मार्ट प्लान पता चल जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें, ठीक है, या एनसीईआरटी पीवाईक्यू पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तमाम चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सीधे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल से ही हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। कल 13 जुलाई था, कल हम लोग लाइव भी आए थे, आपको पता है। कल से ही हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है 2027 मिशन के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देन वहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए 9651222407 पे कॉल कर लेना, नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे आ जाते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, कई बच्चों को क्या होता है ना, कई बच्चों को एनसीटी के बारे में पता ही नहीं कि एनसीटी क्या है। देखिए, एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, एनसीईटी। तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इतना तो मुझे पता है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब ये एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो किसी चीज का दरवाजा खुल जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब एग्जाम आप देते हो तो विश्वविद्यालयों में जाने का, या फिर आईआईटी, एनआईटी, आरआईईज और डीयू, बीएचयू, एयू, इसके अलावा बहुत सारे संस्थान हैं, यहां पर पढ़ाई करने का आपको मौका मिलता है, मतलब दरवाजा आपका खुल जाता है। ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, आईआईटी, एनआईटी जो भी कह सकते हो, जो भी संस्थान है, इसका गेट है, ठीक है, ये गेट है इसका। इस गेट तक पहुंचने के लिए ना आपको एनसीटी का एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पहले आप इसकी तैयारी करोगे। अगर इसमें अच्छे अंक लेकर के आते हो तो ये आईआईटी में जो है आपका दरवाजा खुल जाएगा, आप यहां पे जाकर के एडमिशन ले सकते हो। और फिर इसके बाद 4 ईयर का आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, अगर आप खासकर आगे चल करके एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, आप इस कोर्स को कर लीजिए, ठीक है। अगर आप टीचर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि टीचर ही बनना है आगे चलकर, कंपलसरी नहीं है कि आपके ऊपर कंपल्सन हो गया कि भाई आपने ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर लिया तो टीचर ही बनना है, नहीं। अभी आपको लगता है कि नहीं, अगर आगे चल करके बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो तो इसको करो। बाद में अगर आप, कई बार क्या होता है कि कई चीजें हम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो मन हमारा कई बार बदल भी जाता है, तो कल को अगर कोर्स करने के बाद बदल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और किसी और फील्ड में जा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है, आईटीपी है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो इसमें आपको बीए भी मिल जाएगा और साथ में बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा ऐसा होता है कि बीए किया फिर बीएड अलग से करेंगे, इसमें आपके पास बीए भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, तो आपको अलग से बीएड नहीं करना पड़ेगा। 4 साल में आपका बीए बीएड दोनों, बीएससी बीएड हो जाएगा, ठीक है, बीएससी बीएड हो जाएगा, बीकॉम बीएड हो जाएगा, ये 3 ही है इसमें कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो इन कोर्सेस
में एडमिशन लेना चाहते हो अलग अलग संस्थानों में, जैसे आईआईटी में सिर्फ बीएससी बीएड होता है, आरआई में आपका बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेगा, बीए बीएड देखने को मिलेगा, और कई जगह बीकॉम बीएड भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, बेसिक आइडिया लग गया कि एनसीटी क्या है। क्लास 12 के बाद ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। एनटीए हर साल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और 2023 से ये एग्जामिनेशन होना शुरू हुआ है, तब से मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। मतलब पढ़ाना तो मैं बहुत पहले शुरू किया है, बट 2023 में ये पहली बार आया, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीटी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी पेपर पैटर्न और सिलेबस को समझे बिना कभी नहीं हो सकती है। पेपर पैटर्न, सिलेबस और पीवाईक्यू, इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। समझना पड़ेगा आपको पहले कि भाई इसका सिलेबस क्या है, कहां से कौन से सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। देखो, ये एक सीबीटी एग्जामिनेशन है। सीबीटी मतलब कि भाई एमसीक्यू वाला एग्जामिनेशन है, लेकिन कंप्यूटर के सामने बैठ करके देना होता है। एमसीक्यू का एग्जामिनेशन है, ठीक है। 181 क्वेश्चन होंगे, 181 क्वेश्चन टोटल, जिसमें से केवल 160 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यानी कि टोटल 21 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। 21 क्वेश्चन आप बनाने ही नहीं है, 181 में से 160 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और इसके लिए आपको दिया जाता है 3 घंटे का समय। टोटल आपके पास समय कितना मिलेगा? 3 आवर्स का आपको समय मिलेगा, यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन सही कर दिए तो कितना मिला? +4 हो गया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो -1 नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा हमको बचाव भी करना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है, हमको सही पे फोकस करना है। एक सही करेंगे 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। एक गलत पे 1 नंबर कटेगा, सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। अब समझो कि कितने सेक्शंस में बटा हुआ है आपका पूरा सिलेबस। तो ये देखें हम, तो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट का, तीसरा होता है जीटी का यानी जनरल टेस्ट, और चौथा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये दोनों मैंडेटरी है, चाहे आप बीए बीएड करना चाहो, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड। ये जो 2 सेक्शन है ये सबको लेना ही पड़ता है, जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें सबके लिए सिलेबस सेम है। लेकिन यहां पे जब बात करेंगे लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज आपके पास 30+ लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है, 33 के आसपास, 33 से 7। उस 33 में से आप कोई भी 2 चुन सकते हो। आप उड़िया चुनना चाहते हो उड़िया चुन लो, आप असमीज चुनना चाहते हो असमीज चुन लो, आप हिंदी चुनना चाहते हो चुनो, आप इंग्लिश चुनना चाहते हो चुनो, जो चुनना है चुनो। लेकिन 2 ही चुनने हैं, 2 ही लैंग्वेज आपको ऑप्ट करने हैं। जो लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये आती है कि अगर आप खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो, एनसीटी करना चाहते हो, दिल्ली विश्वविद्यालय मतलब एनसीटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो डीयू में, तो वहां पर आप वही लैंग्वेज लेना और वही डोमेन लेना जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, आप ही अभी आप पढ़ोगे। अभी क्लास 12th आपका चलेगा ना, तो कई लोगों का चलेगा, कई लोग ड्रॉप ले रहे हैं। तो आपको लैंग्वेज वही लेना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, और डोमेन भी वही लेना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। ये सिर्फ डीयू के लिए हम बता रहे हैं। बाद बाकी कई जगह ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, तो वो हर एक संस्थान का अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो हम हर एक संस्थान का अभी इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि अलग अलग क्राइटेरिया भी होता है अलग यूनिवर्सिटी का। जैसे डीयू का बताया, वही लैंग्वेज लो, वही डोमेन लो जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। दूसरा लोगे तो फिर डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, 2 लैंग्वेज लेने हैं, 2 लैंग्वेज लोगे, 23 क्वेश्चन आएंगे, 23 में से 20 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चन होगा, 20 ही बनाना है। लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन होगा, 20 ही बनाना है। फिर डोमेन सब्जेक्ट में आप अपने हिसाब से 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनोगे, और मेरा मानना वही होता है कि आप क्लास 12th में जो पढ़े हो वही लो। लेकिन जैसे आरआई से, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी साइंस पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स लिए हैं क्लास 12th में, बाद में उनको बीए करना होता है, बीए बीएड करना है। तो जब बीए बीएड करना है तो आपको जो डोमेन है वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप चेंज करोगे तो आप डीयू में फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। समझ लीजिएगा बात कि कोई बच्चा अगर बीएससी वाला है, ठीक है, उसको, मतलब बीएससी कह रहा हूं, मतलब इसको अलग पेज पे समझा देते हैं आपको। अगर आपने जैसे पीसीएम से पढ़ा है या पीसीबी से पढ़ा है, पीसीएम या पीसीबी था आपके पास क्लास 12th में, ठीक है, और आप करना चाहते हो बीए बीएड करना चाहते हो, तो अब होगा क्या कि पीसीएम वाले स्टूडेंट बीए बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डीयू में जाना चाहते हो, तो बीए बीएड भी अगर आपको एडमिशन लेना है, बीए बीएड में भी, तब भी आपको डोमेन में पीसीएम या पीसीबी ही लेना होगा। डोमेन में जब एग्जाम दोगे 3 डोमेन का, तो वो इसी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। ये डीयू के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर और यूनिवर्सिटी से आरआई में मान लो जा रहे हो, तो आरआई से अगर आपको बीए बीएड करना है तो वहां पे कहेगा कि भाई हमारे पास पॉलिटी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो,
तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स लेना होगा। तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर डीयू में जाना है कि नहीं जाना है। अगर डीयू में जाना होगा तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, फिर वही लेना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है? चेंज करोगे तो फिर डीयू में नहीं जा पाओगे, हालांकि और जगह जा पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट 3 लेना है। इसमें 28 क्वेश्चन होते हैं ईच डोमेन, मतलब हर एक डोमेन में आएगा 28 क्वेश्चन, उसमें से 25 बनाना होगा। जीएटी में 28 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 25 बनाना होगा। टीजीएम में 23 क्वेश्चन होगा, उसमें से 20 बनाना होगा। अब वही है कि डोमेन सब्जेक्ट आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से आप अपना पसंद अनुसार जो भी है वो चुन सकते हो। डीयू के लिए बस इतना ध्यान रखना है, जो क्लास 12th में पढ़े हो वही लेना है। अगर नहीं लोगे तो डीयू में नहीं जा पाओगे, और जगह जा सकते हो। चलो अब करते हैं कि भाई दूसरा, पहला तो हो गया क्या कि बिना सिलेबस समझे, बिना पेपर पैटर्न। तो ये पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, अभी सिलेबस आगे डिटेल में दिखाएंगे आपको। तो ये आपने पेपर पैटर्न समझा। पेपर पैटर्न और सिलेबस और पीवाईक्यू ये आपका साथी है। ये पूरा 10 महीना जो आप तैयारी करोगे, हर पल आपके साथी हैं आपके। ठीक है, इस तैयारी में पूरा आपके साथ रहेंगे। पीवाईक्यू आप अभी से अरेंज कर लो। हमारे कोर्स में तो आपको वैसे ही मिल जाएगा पीवाईक्यू, लेकिन अगर आप कोर्स में नहीं हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आपके लिए है कि भाई आप पीवाईक्यू कहीं से भी अरेंज कर लीजिए। और पीवाईक्यू आपको एक बार देखना है, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो अभी आपको पीवाईक्यू बस कहीं से अरेंज करना है, प्रिंट आउट ले लेना है और उसको देखना है कि किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। और जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस टॉपिक में वो कितना डीप जाना चाह रहा है एनटीए, वो आपको पता चलेगा। और इससे क्या होगा ना कि एक तो आप पहले प्रिपरेशन के पहले इसको देख रहे हो, तो पीवाईक्यू पढ़ने से आपका दिमाग को पता चलेगा कि एनटीए किस गहराई तक सवाल पूछ रहा है, कितने डीप में जाकर के वो सवाल पूछना चाह रहा है। तीसरा है कि भाई आपको ये भी पता चलेगा कि वेटेज किस चैप्टर का ज्यादा है। क्या परसेंटेज वाले मैथ्स ज्यादा पूछ रहा है, या मान लो ज्योग्राफी से पूछ रहा है तो क्या वो पार्ट 1 से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, पार्ट 2 से पूछ रहा है, पार्ट 1 में भी किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यू देख करके। तो अभी से एक बार देख लो आप पीवाईक्यू, आप उसको सॉल्व मत करो, बस देख लो एक बार। ठीक है, और इससे क्या होगा कि एक बार जब पता चल जाएगा ना आपको, तो आप एकदम ब्रह्मोस मिसाइल की तरह सीधा एकदम जो गोल है आपका ना कि हाँ ये वाला जो है पाकिस्तानियों का ये जो है डेरा है आतंकवादियों का, सीधा वहीं पे आपका जो है प्रिसीजन स्ट्राइक होगा। जब आप ये पढ़ लोगे, पीवाईक्यू आप देख लोगे, तो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है सब कुछ। धीरे धीरे आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना वो धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगते हैं, और आपका एकदम माइंड एकदम सीधा, घोड़े को देखा ना एकदम सीधा देखता है वो, तो उस तरीके से दिमाग आपका काम करने लगेगा। तो ये पीवाईक्यू आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब देखें कि हम बाद में हम सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व भी करना है बाद में, लेकिन अभी तैयारी से पहले एक बार उसको बस देख लेना है। इसके बाद क्या है कि जब आप पढ़ोगे ना कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, तो फर्स्ट टाइम बस आप उसको पढ़ो, ऊपर ऊपर से आप पढ़ाई करो उसको। ठीक है, एक बार आपने जैसे डोमेन है तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी आपने पूरा एक बार पढ़ लिया। एक बार पढ़ने के बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आप उसको हाईलाइट करना शुरू करोगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? तो पीवाईक्यू मैंने कहा ना कि पीवाईक्यू आपने देख लिया है। जब पीवाईक्यू आपने देख लिया तो आपको आइडिया लग गया है कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे मिलान वाले सवाल आते हैं, ऐसे सवाल जो है यहाँ पर ऐसे वाले ये वाला स्टेटमेंट बन सकता है, असर्शन रीजनिंग में बन सकता है। ठीक है, ऐसे असर्शन रीजनिंग का सवाल पूछता है, ये वाला सवाल मिलान में आ सकता है, ये वाला वन लाइनर में आ सकता है, ये वाला मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकता है। तो जब वो पीवाईक्यू आप एनालाइज करोगे तब यहां से आपको पता चलेगा। और जब एनसीटी की आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि सीयूईटी वाले पीवाईक्यू भी आप करो, क्योंकि एनटीए ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और दोनों का सिलेबस भी सेम है, चाहे वो डोमेन का हो चाहे जीटी का हो, चाहे बस इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड अलग है, लैंग्वेज का भी सिलेबस है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको यहां पर एक बार पीवाईक्यू देख लेना। पीवाईक्यू जब देख लोगे तो आपको पता रहेगा कि हमें अपने नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो एक बार आपने बस ऐसे ही पढ़ा, फिर आपने जब दोबारा पढ़ोगे तो आप थोड़ा हाईलाइट वाइलाइट करोगे। तो तीसरी बार जब पढ़ना शुरू करोगे रिवीजन के टाइम, उस टाइम पे आप बढ़िया सा नोट्स बनाओगे। या फिर आप पहली बार पढ़ के भी कई लोग अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। अगर आपका दिमाग बढ़िया सब कुछ क्लियर हो गया तो आप पहली बार में बना सकते हो, लेकिन पहली बार में जब बनाओगे तो हो सकता है आपका नोट्स बहुत बड़ा होगा। फिर क्या करना है, फिर दोबारा जब पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे तो नोट्स थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तो दोबारा से एक बार फिर छोटे छोटे नोट्स बना लेना। तो जैसे भी हो नोट्स आपको बनाने जरूर है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में बनाना है, माइंड मैप बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, बाइलिंगुअल, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो। कई बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन उनको हिंदी ज्यादा समझ में आता है, तो कोई चीज अगर हिंदी में ज्यादा आप रिलेट करके याद कर पा रहे हो उसको, तो उसको हिंदी में ही नोट्स में लिखो। कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो है नोट्स सिर्फ इंग्लिश में ही दिखना चाहिए। किसने कहा भाई? आपको जो समझ में आ रहा है, हिंदी वाले भी बच्चे हैं उनको कोई टर्म इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में लिखो उसको। ठीक है, जैसे भी बन रहा है अपने भाषा में बनाओ। और ये 10% रूल होता है कि भाई अगर आप 10 पेज पढ़ते हो
तो लास्ट तक मतलब एग्जामिनेशन तक एक ऐसा नोट्स आपके पास होना चाहिए कि ये 10 पेज का कंटेंट लगभग 1 से 2 पेज में आ जाए। वैसे तो 1 पेज में आइडियली आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर 10 पेज पढ़ते हो और उसको अगर 2 से 3 पेज में भी कर पा रहे हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट तक 2-3 पेज में अगर कर लो, 10 पेज पढ़ के, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब एक चैप्टर के नोट्स अगर एक में आ जा रहे हैं, एक चैप्टर अगर डोमेन आपने पढ़ा, एक चैप्टर का नोट्स अगर 1 पेज में आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो सारे जो की पॉइंट्स हैं पीवाई को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो सब अपने नोट्स में रखने हैं। इतना हो गया। अब जो है रिवीजन कैसे करना है ये समझ लीजिए। रिवीजन देखो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरा क्या मानना है, मैं क्या करता हूं, जब जैसे मैं पढ़ता हूं तो मुझे क्या करना होता है, देखो क्योंकि मैंने अगर कोई चीज आज रात में पढ़ा है, ठीक है, या फिर आज मैंने पढ़ा पूरा, मान लो कि 10 बजे रात तक मैं कुछ पढ़ा, ठीक है, पूरे दिन में जितना भी मैंने 6-7 घंटे जितने भी पढ़े, तो 6-7 घंटे मैंने पढ़े, 10 बजे रात तक मैं पढ़ाई किया, उसके बाद मैं सोने चला गया। ठीक है, तो जब सोने गया तो मैं सुबह उठा, कल उठूंगा ना सुबह, ठीक है, सुबह में उठा, मॉर्निंग में उठा सुबह। अब सुबह ना आपका दिमाग ना बहुत क्लियर रहता है, आप सो के उठते हो दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, तो उस टाइम पे आप सुबह उठ करके एक बार रिवीजन कर लो जो आपने कल पढ़ा था। यानी कि आज मान लो आज है 14 जुलाई, तो आज आपने 14 जुलाई को जो भी पढ़ा, 15 जुलाई को जो मॉर्निंग का टाइम है, 15 जुलाई को यहां पर जो आपने 14 को पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये होता है हमारा डेली बेसिस पे रिवीजन। इससे आपको बहुत मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि भाई हमने रिवाइज नहीं किया, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, एक एक दिन में सब कुछ हमारा रिवाइज होते चला, पीछे का मैंने कल जो पढ़ा था उसका एक बार पढ़ता चल रहा हूं रोज, तो मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है रिवीजन करने का। अब अगर आप ऐसे नहीं भी कर पा रहे हो तो एक और तरीका है 6+1 का रूल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल आ गया है, मैं कैसे इतना पढ़ूंगा, तो वही चीज हो जाता है। अदरवाइज अगर आप डेली भी कर पा रहे हो तो डेली बहुत अच्छा रहता है, डेली करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ रिवाइज ही कर लेना एक ही दिन में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सुबह उठ करके ये वाला चैप्टर मान लो पढ़ लिया, ये वाला रिवाइज कर लिया, बोला कल जितना भी पढ़ा था, कल जितना पढ़ा था उतना सारा अगर सुबह रिवाइज कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर 6+1 है, तो इसमें जो 1 बचा है इसका मतलब होता है कि ये संडे का दिन है। संडे के अलावा अगर कोई और दिन निकालना चाहते हो कोई और दिन भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है कि संडे की जनरली छुट्टी रहता है, क्लासेस भी नहीं चलती है, तो इस संडे को 6 दिन में जो पढ़ाया गया है उसको बैठ करके पूरा आपको रिवाइज करना है। तो ये संडे का दिन होगा आपके रिवीजन के लिए। तो आपको वीकली करना है रिवीजन, आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, डेली नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, वीकली तो करना ही करना है, वीकली नहीं छोड़ना है। फिर एक वीक पे करोगे, फिर पहले वीक में आपने कर लिया जितना पढ़ा पहले वीक में कर लिया, फिर आप मंथली भी रिवीजन करोगे। जैसे मंथली आपने किया रिवीजन की मंथ में जितना भी आपने ज्योग्राफी डोमेन में पढ़ाया गया अभी तक सबका एक बार रिवीजन किया लास्ट मंथ में 1-2 दिन निकाल करके। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। रिवीजन तो करना ही, रिवीजन इज द की भाई, रिवीजन के बिना नहीं होगा। आप जितना भी पढ़ लो रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, 6 दिन तक आप अपना पढ़ ही रहो क्लास में जो भी पढ़ा जा रहा है आपको, या फिर आप सेल्फ स्टडी करो, जो भी नया नया आप पढ़ रहे हो सब कुछ आपने पढ़ लिया। इसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पर रिवाइज कर लिया एक दिन, छठे दिन, 7वें दिन मतलब संडे को दिन। फिर क्या किया कि बाद में मॉक टेस्ट लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, ये बाद में मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो रिवीजन का जो ये जो यहाँ पर बात करते हैं हम ना कि भाई यहाँ पर रिवीजन के बिना सब बेकार है, फॉरगेटिंग कर्व इसको कहा जाता है। फॉरगेटिंग कर्व ऐसा होता है भाई, देखो ये ऐसे क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होता है ना कि जब आप अभी पढ़ोगे ना, अभी कोई चीज नया पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम लगेगा कि अभी सब कुछ मेरे पीक एकदम दिमाग में सब कुछ बस गया। मतलब कोई अगर नींद में उठा लेगा तो आप बता दोगे, नींद में भी आप बता दोगे हाँ मुझे पता है ये बात। तो ये जो है यहाँ पे आ जाओगे, जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा ना तो आपका दिमाग यहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका पूरा मतलब जो भी रिटेंशन यहाँ पे आ जाएगा, रिटेंशन पावर की। भाई अभी तो मुझे अभी पूछ लोगे ना तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा 10 दिन के अंदर अंदर ऐसे 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 गिरेगा यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो हर हफ्ते एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है, ताकि आप हर हफ्ते 10 दिन में एक बार रिवाइज करो। अगर ये यहाँ पे जा रहा है तो जैसे रिवीजन करोगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है। और रिवीजन को लेकर के ऐसा लग सकता है कि शुरू में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, अभी आप रिवाइज करोगे, मान लो पहली बार पढ़ा है तो फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे ना तो आपको हो सकता है ज्यादा टाइम मिले। मान लो कोई चीज पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है रिवाइज करने में, जब सेकंड टाइम करोगे ना तो ये घट करके 40 मिनट हो जाएगा, थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो घट करके 30 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। फिर लास्ट में आप देखोगे कि एक एक पेज में आप रिवाइज कर पाओगे तो वो 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में रिवाइज होगा। बात समझ रहा है? तो अभी अगर टाइम लगेगा तो टाइम तो लगाना ही है, क्योंकि टाइम के बिना कैसे होगा कोई काम। ठीक है, बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एनीवन या एनीथिंग इज टाइम। तो टाइम ही दे सकते हो सबसे बढ़िया, अगर किसी चीज को किसी को अगर गिफ्ट कर सकते हो तो वो टाइम होता है। समय सबसे कीमती है। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को सही जगह पे यूटिलाइज करते रहो।
तो ये हो गया आज का जो ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है ना, ये अपने आपके भविष्य के लिए वो क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही तो है। आप अभी समय लगा रहे हो वो भविष्य बनाने के लिए आप कर रहे हो। तो ऐसे समझो कि एक प्रकार का बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है जो अपने पढ़ाई में आप लगा रहे हो। मॉक टेस्ट एग्जाम की असली ट्रेनिंग होगी मॉक टेस्ट में। ये कब करना है, जब आपका 70-80% सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। जो जैसे आपको 180 मिनट मिलता है ना 3 घंटे 160 क्वेश्चन बनाने के लिए, 181 में से 160, तो वो हम लास्ट 2 मंथ के आसपास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लास्ट 2 मंथ तक हम तो सिलेबस आपका कवर करवा देंगे, मतलब 100% लगभग हो जाएगा जनवरी तक अपने कोर्स में। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से, लेकिन मॉक टेस्ट तभी देना है जब 70-80% आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी के लिए आप सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, मान लो कोई डोमेन पढ़ लिया या फिर मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो टॉपिक जैसे कवर होता है तो उसका आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं एक बार कि सब्जेक्ट वाइज मैंने क्या क्या बताया। देखो क्लास 12th की एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्योंकि डोमेन में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास 12th की एनसीईआरटी, जैसे डोमेन है ना, इसमें साफ साफ लिखा होगा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कौन सा एनसीईआरटी? क्लास 12th का एनसीईआरटी। क्लास 12th के एनसीईआरटी के अलावा और कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है। साफ साफ एनटीए ने कहा है कि बस यही पढ़ के आना तुम, और उसमें जो लाइन लिखा हुआ है उसी लाइन से हम सवाल पूछेंगे, बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी से सवाल आएगा, मतलब वही सवाल रिपीट होगा वहां पे। अब इतना भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही करोगे, फिर जीवन में क्या करोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, जब ये नहीं, अगर डोमेन में किसी का नंबर नहीं आ रहा है तो फिर वो मतलब 1 नंबर का क्या बताऊं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब गधा बोलना चाह रहा था, कोई बात नहीं। तो यहां पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। और इसमें ऐसा है कि भाई एक चीज आपको दे दिया गया, ये 4 लाइन दे दिया गया और बोला गया कि इसी को पढ़ के आना तुम रात में, और सुबह में इसी से सवाल बना के पूछूंगा। कितना अच्छा हो गया भाई। अब अगर तुम इससे भी बनने वाला सवाल नहीं बना पा रहे हो तब तो दिक्कत है। जैसे मैथ रीजनिंग में तो क्या होता है, जीटी में क्या होता है कि उसका कोई सिलेबस नहीं है, आप पढ़ते हो, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, सवाल अलग पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि जो पढ़ोगे वही सवाल आएगा। तो डोमेन में तो 100% स्कोर करना ही करना है। इसमें अगर 100 से कम ला रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं नहीं कह रहा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी सारी चीजें होती हैं, टाइम भी कम कई बार पड़ जाता है और उसमें बच्चों के नहीं आ पाते कई बार। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100% आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 100% के लिए हमें मेहनत करनी है, साथ में इसका पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, तो उसका कोई सिलेबस क्या ही मैं बताऊं, लाइन बाय लाइन बार बार पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार पढ़ सकते हो। नोट्स बनाना है नोट्स बना लो। लैंग्वेज के लिए क्या करना है, लैंग्वेज के लिए हमको एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हमें पकड़ बनानी है और ग्रामर पे फोकस करना है। यहां पे लिखा है एनसीईआरटी क्लास 12th का, ये काफी नहीं है। ठीक है, कंटेंट टीम ने यहाँ जो है इसको एडिट नहीं किया है, कोई बात नहीं। ये जो है क्लास 12th का एनसीईआरटी काफी नहीं है। क्लास 12th की एनसीईआरटी पता नहीं लैंग्वेज के लिए आती भी है कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी है, मेरा दूसरा चलता था। तो यहां पे क्या करना है, कोई भी जैसे हिंदी ग्रामर है तो उसके लिए एक लूसेंट का किताब आता है ग्रामर के लिए, तो उसको पढ़ सकते हो। वैसे इंग्लिश के लिए ग्रामर का बुक आता है तो वो पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग, जैसे उड़िया है तो उड़िया के लिए अलग पढ़ोगे, असमीज है तो असमीज के लिए अलग पढ़ोगे, तो अपना अपना अलग अलग देख लीजिएगा। मेन हमारा फोकस होना चाहिए ग्रामर पर, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, जो स्पेलिंग एरर आ जाता है वो वाला। ठीक है, फिर आपका जो सेंटेंस होता है उसको रीअरेंज करना होता है, सही से उसको अरेंज करना होता है, वो पूछा जाता है। तो कई प्रकार के सवाल आते हैं, तो वो एक बार पीवाई को देखोगे तो आपको पता चलेगा। साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, कम मेहनत में भी आप बढ़िया स्कोर कर पाते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही कई सारे सवाल आ जाते हैं। जनरल टेस्ट अगर देखें तो जनरल टेस्ट में आपका ज्यादा मेहनत लगने वाला है, क्योंकि जनरल टेस्ट ऐसा टॉपिक है हमारे इस पूरे एनसीटी या सीयूटी में, ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बात है कि आप इसको अपने क्लास 12th 10th में नहीं पढ़ते हो, क्लास 10 तक कुछ टॉपिक्स आप पढ़ोगे। जैसे इसमें रीजनिंग है, रीजनिंग तो आप कंप्लीट पढ़ते ही नहीं हो कभी, रीजनिंग हमें पढ़ाई नहीं जाता, हमारे करिकुलम में है ही नहीं वो। और मैथ्स है भी तो 10th तक है, और 10th तक बच्चे कई लोग मैथ्स पढ़ते हैं, 9th 10th में कई लोग मतलब दूसरा वाला मैथ्स पढ़ते हैं, कई लोग छोड़ भी देते हैं, और कई लोग तो 10th के बाद छोड़ ही देते हैं, तो उनका मैथ्स वैसे भी गड़बड़ा जाता है। तो ये बेसिक जो चैलेंज आपका रहने वाला है, सबसे बड़ा चैलेंज जो रहने वाला है वो है मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस भी आपको पढ़ना होगा, तो इसका तो हम आपको अलग से स्ट्रेटेजी बताएंगे भाई, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसमें बताएंगे। तो जनरल टेस्ट के लिए अलग से आपको बताएंगे। अगर आपको किसी सेक्शन के लिए
अलग से स्ट्रेटेजी चाहिए कि सर सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बता दीजिए, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए, तो वो मैं अलग से लेकर के वीडियो आ जाऊंगा। अभी के लिए ये करना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। जैसे मैथ पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने पे फोकस करो कि भाई कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर जब तक नहीं रहेगा तो सवाल वैसे भी नहीं बनने वाला। रट करके आप कभी भी मैथ्स रीजनिंग के सवाल नहीं बनाओगे पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए विकास सर आपको जितना पढ़ाएंगे बस उतना ही पढ़ लीजिएगा। अगर आप पेड कोर्स में नहीं भी आ पाते हो तो ये यूट्यूब पर इतना पढ़ा देंगे कि उतने से आपका हो जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, और सिलेबस है भी तो 11 पॉइंट्स हैं और सब कुछ बढ़िया से डिफाइन करके दिया है। तो जो विकास सर बताएंगे, और विकास सर इस बार नोट्स भी लेके आएंगे, और हम लोग भी जो जीटी का एक बार इस बार जो है नोट्स आपको देंगे, तो वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। तो ये पूरा रहा स्ट्रेटेजी। इसके बाद है कि टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट इतना जो है स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि इतना से इतना हमको मॉर्निंग में यही पढ़ना है वही पढ़ना है, ये सब फालतू की चीजें होती हैं, ऐसा हो नहीं पाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है कि 6 से 9 आप ये पढ़ोगे, फिर 2 से 4 ये पढ़ोगे, 6 से 8 ये पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इतना आइडियली आपका जीवन नहीं चलेगा, रोज का डेली का लाइफ ऐसा नहीं चलेगा। किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 8 घंटे। हाँ, कोशिश करनी है कि अगर आप 7-8 घंटे पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 6-7 घंटे अगर आप निकाल पाते हो, अगर आप स्कूल में हो, अभी क्लास 12th में हो, तो अगर आप 4 घंटे भी अलग से निकाल पाते हो तो बहुत बड़ा आपके लिए है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ड्रॉपर हो तो कम से कम 7 घंटे थाला पोला रीजन 7 घंटे आपको निकालने हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और ये आप अपने अनुसार देख लेना, सुबह उठ करके रिवीजन कर लेना थोड़ा सा, उसके बाद आप नया टॉपिक पढ़ना। सुबह उठोगे तो नया टॉपिक पढ़ना, रिवाइज करने के बाद नया टॉपिक पे आप फोकस करना। शाम को क्या करना, जो पुराना टॉपिक है उस पर आप थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। या करंट अफेयर जो लाइट टॉपिक्स हैं, जैसे करंट अफेयर निकाले तो करंट अफेयर अपना लेक्चर देख रहे हैं वैसे कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे की, सिलेबस बिना देखे तैयारी करना शुरू कर दिया, पैटर्न पता नहीं है तैयारी शुरू कर दिया, पीवाई क्यों नहीं देख रहे, पीवाई को इग्नोर करना है, पीवाई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन करते ही नहीं कई बच्चे, भाई रिवीजन में पता नहीं उनको क्या हो जाता है, क्या ही बताऊं। मुझे रिवीजन में मुझे भी मतलब दिक्कत होती है। रिवीजन मैं करता हूं, लेकिन जैसे मेरी जो पढ़ाई हो रही है तो मान लो कि मुझे रिवीजन करना है, तो मुझे ना रिवीजन मतलब पूरे पढ़ाई में सबसे बोरिंग जो काम लगता है वो लगता है रिवीजन। तो इसके लिए क्या बताऊं मैं, रिवीजन के लिए तो मुझे ही बोरिंग लगता है, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन के बिना काम नहीं हो पाएगा भाई। तो रिवीजन करने का ये तरीका होता था मेरा कि जैसे रिवीजन करने में कब मजा आता है, मजा तब आता है जब ऐसा हो कि कल टेस्ट होने वाला है, कल टेस्ट होने वाला है और दिमाग में बसा लिया है कि भाई कल हमें अच्छा स्कोर करना है। अब वहां पे जो है रिवीजन बहुत शानदार तरीके से होता है कि कल टेस्ट देना है, या फिर कल मान लो 20 क्वेश्चन हमें लगाने हैं, मान लो कोचिंग में टेस्ट हो रहा है और उसमें नाम आएगा कि भाई हमें टॉप करना है, या फिर जिसके भी जो भी टॉप 3 होंगे उनका नाम बोला जाएगा। तो ऐसा जब होता है ना, तब वहां पे मजा आता है रिवीजन करने में। तो ऐसा कुछ अगर है, वैसा है ही हमारे पास कि संडे को आपको मिलेगा ही टेस्ट देने के लिए, तो उसमें बताएंगे किसने कितना स्कोर किया है। तो संडे को टॉपिक वाइज आपका यहाँ पर होगा, मतलब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करोगे। और हम यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लेते हैं, तो उसमें जो है अनाउंस भी करते हैं कि किसने कितना स्कोर किया है। मॉक टेस्ट आपको बाद में स्कोर करना है, अभी नहीं करना है, मतलब बाद में इसको देना है मॉक टेस्ट, अभी नहीं देना है, ठीक है। चेकलिस्ट क्या है भाई, पेपर पैटर्न समझ लिया है, ठीक है। पीवाई क्यू आपको स्टार्ट करना है, नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन आपको करना है, रिवीजन नहीं करोगे नहीं करोगे। एक्टिव रिकॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव रिकॉल पर अलग से वीडियो आएगी, नोट्स मेकिंग पे अलग से वीडियो आएगी। तो धीरे धीरे सारा कुछ कवर होगा। जितने भी आपके सवाल आ रहे थे ना आज लाइव क्लास में, वो सारे सवाल आपके क्लियर होंगे। अभी ड्रॉप वाला भी वीडियो इसके बाद मैं बनाऊंगा, वो भी आपको आ जाएगा कि ड्रॉप लेना चाहिए और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, वो सबका सवाल का आंसर आपको उसमें मिलेगा। तो आज के लिए तैयार रखते हैं। अगर टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी आपको चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तो भी बता देना, वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइएगा, ताकि अगला वीडियो हम लेकर आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।